भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के महोत्सव पर एट होम के कार्यक्रम में लोक भवन महाराष्ट्र में उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय श्रीमती अमृता फडणवीस जी, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति माननीय प्रोफेसर राम शिंदे जी, माननीय एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा, माननीय डॉक्टर श्रीमती नीलम गोरे जी, उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद, माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, माननीय सभी सांसदगण, विधायकगण, विभिन्न देशों के सम्मानित डिप्लोमेट्स, उच्च न्यायालय के सभी सम्मानित न्यायाधीशगण, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, सिविल सर्विसेज एवं पुलिस सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के सम्मानित प्रतिनिधिगण, प्रख्यात चिकित्सक और डॉक्टर्स, समाजसेवी, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, पद्मश्री आदि से सम्मानित महानुभाव, मीडिया के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, मैं 12 अगस्त 2015 को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में मनोनीत किया गया। उससे पहले मैं कभी राजभवन में नहीं गया था और मैंने कभी इस एट होम के कार्यक्रम को देखने का सवाल ही नहीं, जब राजभवन ही नहीं देखा था। और आपको जानकर के ये भी आश्चर्य होगा कि मैं इस पद से पहले जीवन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रहा। मैं कभी किसी राजनीतिक मंच पर गया नहीं। मैं केवल सामाजिक सेवा में था, गुरुकुल चलाता था। इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं और राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, जिन्होंने समाज के एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र सेवा के लिए एक मंच प्रदान किया। संभवतः राजनीतिक इतिहास में आजाद भारत में ये पहली घटना होगी जो सत्य है। मैंने अपने आप को टीवी में ही देखा और उससे पहले मैं कभी प्रधानमंत्री जी से मिला नहीं। किसी बड़े राजनीतिक नेता से मेरा कभी ऐसा संवाद नहीं। खैर, ये एक लंबा विषय है। जब मैंने वहां शपथ ली हिमाचल प्रदेश में, तो मेरे मन में ये 12 अगस्त की बात है 2015 की। तो वहां चर्चा थी अब 3 दिन के बाद 15 अगस्त आएगा, एट होम होगा। और मेरी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं, एट होम होगा, कैसा होता है, जरूर देखने का मौका मिलेगा। और वो दिन आ गया 15 अगस्त का। हुआ क्या, आपकी तरह लोग आए, सबका वहां जलपान हुआ, हमने नमस्ते कर दी, सब अपने अपने घर चले गए। जब वो चले गए, मैंने लोगों से पूछा, उस समय राजभवन कहलाता था लोक भवन, कि भाई एट होम कब होगा। उन्होंने कहा जी एट होम यही तो था।
मैं कहा भाई इसी का नाम एट होम है, तो चाय पानी तो जो लोग आए थे हमसे भी ज्यादा अमीर थे, उनके घरों में बड़ी व्यवस्था है, केवल इसी का नाम एट होम है और ऐसी ही परंपरा है। तो मैं इसकी गहराई में गया और मैंने जानना चाहा ये एट होम की परंपरा कहां से कैसे चली और इसका क्या उद्देश्य था। कई पुराने लोगों से मैं मिला, जानकारी मुझे मिली कि ये एट होम हमारी नई परंपरा नहीं, ये ब्रिटिश शासन में भी होता था, अंग्रेज लोग इसे करते थे। और जानकारी मुझे ये मिली कि जो लोग उनके शासन सत्ता को व्यवस्थित चलाने में सहयोगी होते थे, ऐसे लोगों को वो बीच बीच में राजभवन में बुलाकर चाय पानी और अपने प्रजा में गतिविधियां जो है उनकी जानकारियां लेते थे। भाई उनके लिए तो ठीक ठाक काम था, बुलाओ चाय पिलाओ और सूचनाएं लो और घर में भेज दो। लेकिन आज हम आजाद भारत हैं, आज हम स्वतंत्र भारत हैं, आज उसी परंपरा को ज्यों की त्यों ढोना यह गुलामी का प्रतीक है। और इस बात को मैंने 15 अगस्त तो हो गया, 26 जनवरी जब आया उसने पूरा बदल दिया। और बदलने का परिणाम भाइयों और बहनों, आप महाराष्ट्र की उस प्रबुद्ध नगरी के लोग हैं जो इस देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और इस नगर के भी प्रदेश और देश के आप वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, राष्ट्र के प्रति सोचते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और ऐसे लोगों का इस रूप में एक दिन कुछ समय के लिए इकट्ठा होना केवल जलपान के लिए नहीं, कुछ चिंतन के लिए होना चाहिए। भाई और बहनों, आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें वो याद करने चाहिए दिन जो गुलामी के दिन थे, पराधीनता के दिन थे। हम देश में रहते थे, करते सब कुछ थे, देश हमारा, लेकिन अपना होने पर भी अपना नहीं था। गुलामी से बड़े दुर्दिन मनुष्य के लिए दूसरा कोई नहीं होता। पशु भी गुलामी में खूंटे पर बांध दिया जाता, वो भी बेचैन हो जाता है। हम तो बुद्धिजीवी मनुष्य हैं। लंबी लंबी गुलामी के बाद, जैसे अभी जगत वर्मा जी ने अपने सुंदर संगीत के द्वारा महाराज शिवाजी के काल से लेकर हम जिस प्रकार से बाहर की शक्तियों के साथ संघर्ष करते रहे और अंग्रेज से आकर जो जुल्म हमने जीवन में देखे, गांव के गांव जला दिए जाते थे, जलियांवाला बाग जैसा कांड, निहत्थे निर्मम लोगों को द्वार पर सेना खड़ा करके भून देना, क्या अत्याचार की पराकाष्ठा इससे बड़ी कोई हो सकती है। आए दिन ये दिन देखे जाते थे, लेकिन अभाव में जिंदा रहने वाले कुछ वीर बांकुर ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। और वो एक दो नहीं थे, लाखों की संख्या में थे। भाइयों और बहनों, ऐसे लोग जो इतिहास के पन्नों में भी जो अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन इस देश की बलिवेदी पर न्योछावर होकर के चले गए। क्या आजाद भारत में आज जैसे दिन उन्हें हमें नहीं स्मरण करना चाहिए? उनके प्रति हमें कोई श्रद्धा भाव नहीं रखना चाहिए? क्या हम इतने स्वार्थी बन गए? क्या हम इतने निर्मम बन गए? उन लोगों को बहुत अच्छी तरह पता था कि जिस रास्ते को हमने चुना है उसका परिणाम काल कोठरी है, उसका परिणाम जेल का सिकंजा है, उसका परिणाम फांसी का फंदा है,
उसका परिणाम जीवन का बलिदान है। बहुत अच्छी तरह वो जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी नफासत नजाकत को ठोकर मार करके उन्होंने आने वाली पीढ़ी और मेरे और आपके लिए बलिदान किया। और ऐसे एक दो नहीं, लाखों की संख्या में। भाइयों और बहनों, आज वो समय नहीं कि मैं कहानियां इतनी आपके बीच में सुनाऊं, लेकिन कभी अंडमान निकोबार गए होंगे और वीर सावरकर की वो काल कोठरी देखी होगी, जिसके बिल्कुल ठीक सामने प्रतिदिन 3-4 लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता था, ताकि वीर सावरकर इन होने वाली मृत्युओं को देख करके टूट जाए और माफी मांग करके वापस घर चला जाए। लेकिन कैसे लौह पुरुष वीर लोग थे कि उन्होंने झुकना नहीं सीखा, देश के लिए उसी रास्ते पर चलते रहे। राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको देशभक्ति के अपराध में काकोरी कांड के बाद अंग्रेज ने गोरखपुर की जेल में बंद कर दिया। भाइयों और बहनों, जिस जेल में राम प्रसाद बिस्मिल बंदी था, उसकी ऊंचाई इतनी थी वो सीधा खड़ा हो नहीं सकता था। उसकी लंबाई इतनी थी वो पैर पसार करके सो नहीं सकता था। उसी में एक घड़ा पानी पीने का रखा था और दूसरा घड़ा लैट्रिन करने का रखा था। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी जीवनी में लिखता है, सूर्य की सीधी गर्मी की तपती लुएं मेरे गौर शरीर पर पड़ रही हैं और इन तपती लुओं ने मेरे शरीर को काला बना दिया है और ये तपती लुएं मुझे दिन में आराम कम करने दे पाती हैं। रात को मच्छर नहीं सोने देते, दिन में सूर्य का ताप नहीं सोने देता। इस काल कोठरी में पड़ा हुआ मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं कि किस दिन अंग्रेज मुझे फांसी पर लटकाएगा और मैं दोबारा जीवन लेकर फिर मातृभूमि के लिए काम करूंगा, फिर दोबारा मातृभूमि के लिए काम करूंगा। ये था दीवानापन। और भाइयों और बहनों, वो दिन आ गया। अंग्रेज जेलर उन पर टेलीग्राम लेके आया, राम प्रसाद कल ठीक 7 बजे सवेरे तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। राम प्रसाद के प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं, झूम उठा। और अंग्रेज इतना डरता था राम प्रसाद से, काल कोठरी से फांसी के फंदे तक लकड़ी के एक गड्ढे में गाड़ी सी में उनको डालकर, जो बेड़ियां थी गले में भी पैरों में थी, फांसी के फंदे की ओर उन्हें ले जाया जा रहा था। और राम प्रसाद बिस्मिल उस हालत में मुस्कुरा रहा था। जेल के कर्मचारियों ने राम प्रसाद को इस हालत में मुस्कुराते देखकर क्या कहा, लगता है राम प्रसाद को इतनी यातना दी गई है कि ये पागल हो चुका है। अरे फांसी पर ले जा रहे और मुस्कुरा रहा हो, ये हो सकता है दुनिया में? और ये शब्द जो है ना, उन कर्मचारियों के राम प्रसाद के कानों में जा पहुंचे। राम प्रसाद बहुत अच्छा शायर था। जब ये शब्द पढ़े भाइयों और बहनों, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा कि लगता तुम पागल हो गए। राम प्रसाद कहता, अरे इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये शेर पढ़ा। राम प्रसाद बिस्मिल ये कहना चाहता था कि जो बहुत समझदार होते हैं वो दूसरों के काम नहीं आया करते। कुछ ऐसे दीवाने होते हैं जो घर फूंक करके तमाशा देते हैं और जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं। ये संदेश राम प्रसाद देना चाहता था। भाइयों और बहनों, सामने बेड़ियां लटक रही हैं, जल्लाद सामने खड़ा है। राम प्रसाद ने उसकी आवश्यकता नहीं समझी।
अपितु कहा कि मैं इस बेड़ियों के इंतजार में बैठा था कि आज मैं विदा लूंगा और दूसरा जन्म लेकर फिर देश के लिए काम आऊंगा। और बेड़ियों को खन खनाता है और अपने गले में डालकर एक शेर बोलता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मकतब में हमारा इम्तहां होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से आए दर्दे वतन हरगिज, न जाने बादे मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा। बोलता है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, आज लग ही तो रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इलाही भगवान को कहते हैं, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। इतना कह करके राम प्रसाद गले में बेड़ियां डाल करके भारत माता की जय को बोल करके दुनिया से विदाई लेता है। मेरे भाई और बहनों, ये एक वीर की कहानी है। ऐसे लाखों बलिदानी जो आज हम इस लोक भवन में बैठकर अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ कर पा रहे हैं, ये सब उन क्रांति वीरों का, देश प्रेमियों का, बलिदानियों का परिणाम है। आज हम इस दिन को जो देख रहे हैं, इस दिन उनके प्रति हम नमन करते हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। भगवान ऐसे वीर लोग भारत की धरा पर होते आए हैं, महाराज शिवाजी जैसे, महाराज तेग बहादुर जैसे, और इस परंपरा से महाराणा प्रताप जैसे। और इन 1947 के समय लाखों क्रांति वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम आजाद हैं। आज मैं देखता हूं इस देश के विकास में चहुमुखी योगदान देने वाले आप सब भाई बहन वो बैठे हैं, और इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सेना नायक हमारे बीच में बैठे हैं। आज अपना देश बहुत तेजी के साथ चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। क्रांतिकारियों ने जिन लक्ष्यों को लेकर के बलिदान दिया, आज वो उनके सभी के सभी दिल में लिए गए अरमान सफल होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत एक ऐसा देश जो गुलामी के समय सुई तक जहां नहीं बनती थी, आज भारत में अपने जहाज बन रहे हैं। आर्मी हमारी सशक्त, मजबूत, और सीमाएं हमारी मजबूत हो रही हैं, हो चुकी हैं। और आप लोग जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, आज आप भारत से दुनिया में निर्यात करते हैं अपने देश की पूर्ति के बाद। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, ये काम इस देश को आगे बढ़ाने की दिशा में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी का परिणाम है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज जिस गति के साथ भारत को विश्वव्यापी सम्मान दिला रहे हैं, वो सब आप और हम सहयोगी बनेंगे, उसका परिणाम ही बन रहा है। आज दुनिया भारत का लोहा मानती है। आप प्रतिदिन आज बदलती दुनिया की परिस्थितियों को देख रहे हैं। भारत आर्थिक रूप से, भारत विरासत की दृष्टि से, भारत विकास की दृष्टि से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी एजेंसियों की नहीं, विदेशी एजेंसियों की घोषणा के बाद सूचना मिली, इन पिछले 8 साल में भारत के 25 करोड़ लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। आज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण,
आपकी गाड़ियां बाहर निकलती हैं तो आप रोड का नेटवर्क देखते हैं। आज हमारी सड़कें विकसित देशों से कम उन्नत नहीं है। हमारे एयरपोर्ट जो 50-60 होते थे वो आज 150 पौने 200 के लगभग पहुंच चुके हैं। बाहर के लोगों के एयरपोर्ट बूढ़े हो गए हैं। हमारी नई टेक्नोलॉजी से बनकर के युवा हमारे सामने खड़े हुए हैं। आप ऐसे लोग ज्यादा हैं जो रेल में आजकल सफर नहीं करते, मैं अब भी करता हूं। मुझे याद है वो दिन जहां बदबू आनी शुरू हो जाए समझो बड़ा स्टेशन आने वाला है। ये हालत हमारी थी। आज हमारी रेलवे इतनी तेजी से उसमें परिवर्तन क्रांतिकारी हुआ है। जब आप वंदे भारत में बैठते हैं तो कुछ देर के लिए हवाई जहाज भी भूल जाते हैं। आज इस रूप में वंदे भारत दूसरी ट्रेन कितनी तेजी से इतनी स्वच्छता के साथ आगे बढ़ रही हैं, ये भारत के उन्नत भविष्य की ओर दर्शाता है। भाइयों और बहनों, आज भारत इन 11 साल में 11वीं अर्थव्यवस्था से निकलकर आज तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और स्वाभिमान की बात है। आज दुनिया के किसी देश में आप जाते हैं, आज आपका सम्मान इसलिए होता कि आप भारत के लोग हैं, उस देश के लोग हैं जिसका प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है। ये हमारे लिए गर्व और गरिमा की बात है। भाइयों और बहनों, आज हम सब का कर्तव्य है, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। आप और हम, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, महाजनो ये न गता सपन था। बड़े लोग जो रास्ता बनाते हैं, दूसरे लोग उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। मैं अच्छी तरह समझता हूं, आज लोक भवन के इस एट होम कार्यक्रम में आप जितने भी महान लोग आए हैं, जो प्रतिभाएं आई हैं, आप लोगों का आदर्श हैं, आप लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इस रूप में हमने एक अभियान देश में चलाना चाहिए, स्वदेशी का। अपना पैसा अपने देश में रहे, अपने उद्योगों का बना सामान ही प्रयोग किया जाए। यदि मैं और आप ऐसा कर पाते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू होगा, और आत्मनिर्भर भारत होगा तो फिर कोई हमें टैरिफ की धमकी देकर दबाने का काम नहीं कर सकता। इस दिशा में आपने और हमने मिलकर के कदम आगे बढ़ाएंगे तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, और विकसित भारत जो नारा आज हमें मिला है, मैं और आप भले ही ना होंगे, लेकिन हमारी संततियां, आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही हमें स्मरण करेंगे जैसे स्वतंत्रता के बलिदानियों ने अपना जीवन कुर्बान किया। आप और मेरे लिए आज जो विकसित भारत का संकल्प है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके स्वाभिमान के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए होगा। आओ हम ये संकल्प लें कि भारत को जैसा प्राचीन भारत था, विश्व गुरु भारत, नेतृत्व करने वाला भारत, वैसा भारत पुनः बने, इसकी विरासत भी बचे और इसका विकास भी बराबर हो, ताकि हम स्वाभिमान के साथ जिंदगी में आगे कदम बढ़ाते रहें। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग पधारे हमारे निमंत्रण पर। मैं आप सबका लोक भवन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता और नमन करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिपूर्ण मार्गदर्शन के लिए। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय जी श्री आचार्य देवव्रत जी अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं।
आपको शुभेच्छा भेंट देने के लिए। जैसे ही वो आपकी जगह पर पधारेंगे, आप सिर्फ अब अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और उनको अभिवादन करेंगे। कोई भी आगे अपना स्थान छोड़कर उनसे मिलने